स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यूनिट नंबर 9 को शुरू किया था। इसके हमने 2 भाग डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसका भाग नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जो यूनिट नंबर 9 थे, ये रसायन विज्ञान के कार्बनिक भाग, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, उसके अंतर्गत आती है। पिछले 2 भागों में हमने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस के बारे में सीखा। आज हम तीसरे भाग में इनसे रिलेटेड एक और भाग है, जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या हम इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अति संयुग्मन प्रभाव। इसके बारे में जानेंगे। चलो शुरू करें, आ जाओ। तीसरा भाग है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या हम इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन प्रभाव। ये होता क्या है? यदि मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो सामान्यतः बोला जाता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन दी फॉलोइंग कंडीशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन होता है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन से? कार्बन हाइड्रोजन बंध के मध्य उपस्थित। वो भी होने के जो रीजन है या किस स्थिति में होता है, उसके लिए 2 स्थितियां मैंने आपको लिखाई है। पहली स्थिति है सिग्मा और पॉजिटिव या फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में संयुग्मित हो या कॉन्जुगेटेड हो, और स्थिति इनकी होनी चाहिए एकांतर। सेकेंड कंडीशन है सिग्मा और पाई संयुग्मित हो। अब ये स्थितियां मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा। बेसिकली आपको ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है। मैंने देखो 2 चीजें पहले बताई। पहली चीज मैंने आपको पढ़ाया इंडक्टिव इफेक्ट, पूछा जा सकता है प्रेरणिक प्रभाव में होता है, तो मैंने उसमें आपको बताया कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप या एटम की ओर पार्शियल यानी आंशिक विस्थापन होता है। सेकेंडली मैंने आपको रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट बताया। उसमें मैंने बताया पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थापन होता है या पाई बॉन्ड का पूर्ण ट्रांसफर होता है। और थर्ड नंबर हम पढ़ रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्ण ट्रांसफर होता है। किसका होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत। कंडीशन 2 है सिग्मा और इसके साथ में प्लस या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, वो भी संयुग्मित या एकांतर स्थिति पर। सेकेंडली ये सिग्मा और पाई संयुग्मित हो। मैंने एक नीचे स्पीशीज बनाई है जो अपने आप में RCRH और इसके साथ है CH2। क्या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या ना, उसको अपन देखते हैं। चलो आ जाओ। पहली कंडीशन जो है, पहली कंडीशन अपने आप में बोलती है, पहली स्थिति बोलती है सिग्मा और इसके साथ प्लस या फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो भी एकांतर स्थिति पर। सिग्मा कौन सा? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मध्य ये जो सिग्मा वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मध्य सिग्मा दिख रहा है या ना? हाँ सर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मध्य सिग्मा है। इस सिग्मा के एकांतर स्थिति पर या तो प्लस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या प्लस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो सर देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मध्य सिग्मा है, और इस सिग्मा की एकांतर यानी एक स्थिति को छोड़ के अपन देखें तो साइड में प्लस पड़ा है, या प्लस हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो। यदि ऐसी कंडीशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। वो क्या होगा सर? इसमें लिखा है आपने कंप्लीट ट्रांसफर होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। तो उसमें क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होता है या सिग्मा बंद होता है, वो अपने आप में यहाँ आ जाता है। तो नई जो स्पीशीज बनती है हाइपर कॉन्जुगेशन के पश्चात, वो स्थिति ऐसी बनती है, ऐसी डबल बॉन्ड और H+, ये स्थिति। अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ये बंद आया यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? H के पास हानि हुई, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन आए भाई। ये इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ से ये पूरा बॉन्ड या विस्थापित हुआ। हाइड्रोजन अकेला, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया। तो ये नई स्थिति बनी है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अरे आया समझ में? इससे रिलेटेड 1-2 स्थितियां है और उसके भी मैं एग्जाम्पल करवा दूंगा। बहुत ही बढ़िया। मैं आशा करता हूं कि चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। आज वाली क्लास में या कल वाली क्लास में मैं पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो इंडक्टिव इफेक्ट के सभी कंसेप्ट आपके तैयार कर देगी। जो आपके मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो फंडे पूरे तैयार हो जाएंगे। लगभग आज वाली क्लास या कल वाली क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ये आया समझ में? यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? अक्सर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है, ये स्थिति आया समझ में? यहाँ तक आप उतार दो।
एक दो एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा बहुत और अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को समझते हैं। यहाँ पे एक स्पीसीज है जो अपने आप में मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल की स्थिति में है। क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? चलो अपन देखें। मैंने आपको जो दो कंडीशन लिखाई उसमें से पहली कंडीशन थी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड और उसकी एकांतर में होना चाहिए पॉजिटिव, वो तो हमने अभी एग्जांपल कर दिया। और सेकंड मैंने उसके साथ लिखाया कि सिग्मा के साथ होना चाहिए एक तो पॉजिटिव, जो एग्जांपल कर लिया। सेकंड लिखा है मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि ये संयुग्मित या एकांतर स्थिति है तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। उसके बाद मैंने लास्ट सेकंड नंबर लिखवाया कि सिग्मा के एकांतर स्थिति में यदि पाई बॉन्ड है तो भी वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अब ये स्थिति कैसी बन रही है? सर देखो, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड इसके एकांतर यानी एक को छोड़ के एकांतर स्थिति पर फ्री रेडिकल है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कैसे? इस कार्बन हाइड्रोजन के अंदर जो दो बॉन्ड है उस दो इलेक्ट्रॉन है, उन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाता है यहाँ पर, और इस CH2 के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये कूद के आ जाता है यहाँ पर। जैसे ये कूद के आते हैं तो स्थिति बनती है RCR, ऊपर H का H, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसके पास बचा एक, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था CH2 था, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इसका भी एक आया, तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। ये क्या यहाँ पे हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस या अति सहयुग्म प्रभाव। यहां पर ये बात बैठ गई। अब सेकंड कंडीशन मैंने लिखाई सिग्मा और पाई अल्टरनेट स्थिति पर हो, एकांतर स्थिति पर हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। सिग्मा कौन सा लेना है आपको? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, ध्यान रखना है यहाँ। फिर आगे और एग्जाम्पल कराऊंगा, चीजें बैठ जाएगी। अब देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाँ है ना, सिग्मा बंद या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इसके एकांतर यानी एक को छोड़ के इसके एकांतर में डबल बॉन्ड या पाई बंद है ना, इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। वो कैसे होगा? तो यहाँ पे आप समझते हैं, इसमें क्या होता है, ये वाले जो बंद है ये उठ के आ जाते हैं यहाँ पर, और कार्बन हाइड्रोजन के मध्य जो सिग्मा बंद है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम के आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब जो नई स्पीसीज बनती है वो बनती है RCR, H का H, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। अरे आया समझ में? सिंपली बात है, ये उठ के यहाँ आया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये जो डबल बॉन्ड था इसमें बंद उठ के आ गया यहाँ पर तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और बाकी स्पीसीज थी कि वैसी। आया समझ में? मोस्टली आपको कंडीशन मैंने दो लिखवाई है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। पहली कंडीशन क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मध्य जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा उसके एकांतर में अल्टरनेट स्थिति में यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो सिग्मा बंद है उसके एकांतर पे पाई होना चाहिए। यदि ये कंडीशन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और हम आगे एल्कीन से रिलेटेड जो उनके स्थायित्व की बात करते हैं और अक्सर पूछा जाता है वो कंडीशन हम इसके भी यहाँ पर निकालते हैं, आगे मैं समझाऊंगा। यहां तक आया समझ में? जहां संभव हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बेसिकली जान लिया। अब हम आगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये तीनों फंडे लगते हो, यानी एक क्वेश्चन के अंदर मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों की बात हो, तो हम इन तीनों में से प्राथमिकता क्रम में पहले किसे रखेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो, नोट लगाकर लिखो, तीनों प्रभावों की सापेक्ष तुलना। तीन प्रभाव कौन से? इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। इन तीनों प्रभावों की सापेक्ष तुलना की बात करूं तो सबसे आगे हम रखते हैं एम इफेक्ट को। किसको? एम इफेक्ट यानी मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे हम बोलते हैं रेजोनेंस या अनुनाद। फिर उसके बाद हम रखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। किसको? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। लास्ट में हम रखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट।
ये आपको ध्यान रखना, मैं कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ये कैसे अप्लाई होंगे, क्या है क्या नहीं, सब कुछ मैं समझा दूंगा। आज की क्लास या कल की क्लास में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, आप चीजें सीख जाओगे। यदि इन तीनों प्रभावों की तुलना की जाए तो सबसे पहले या सबसे ज्यादा चलेगी मीजोमेरिक की, फिर चलेगी हाइपर कॉन्जुगेशन की, फिर चलेगी इंडक्टिव इफेक्ट की। इसका रीजन बेसिकली बोला जाता है कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसमें भी कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इसमें पार्शियल ट्रांसफर होता है। पूर्ण रूप से और आंशिक रूप से ट्रांसफर किसका होता है? कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का या पाई बॉन्ड का। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का या सिग्मा बॉन्ड का, और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल विस्थापित होते हैं। सिंपली बात है, एम इफेक्ट मीजोमेरिक में क्या होता है? रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन घूमते, पाई बॉन्ड घूमते और पाई आसानी से घूम सकते तुलनात्मक सिग्मा की तुलना में। इसमें भी अभी अपने समझा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड अपने आप में घूमता है, लेकिन पूर्ण रूप से, और इसमें तो आंशिक रूप से बात हो रही, इसका नहीं, ये पीछे रखा जाता है। यह समझ में बेसिकली दिमाग में बिठा दो। तीनों इफेक्ट की तुलना करें तो पहले रखेंगे मीजोमेरिक को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर आई इफेक्ट को। ये लिख लो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जहाँ संभव हमने इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक, इनके बारे में पढ़ा, तो उनसे रिलेटेड इनकी एप्लीकेशन यानी इनका यूजेज कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। एप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपको पता है, हाइड्रोकार्बन हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन 3 टाइप, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम बात कर रहे हैं, यदि हमें विभिन्न प्रकार की एल्कीन दी जाए, क्या एल्कीन दी जाए, और पूछा जाए इन एल्कीन में सबसे ज़्यादा कौन सी एल्कीन स्थायी है, तो वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अभी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोले तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? एल्कीन की जो स्टेबिलिटी वो समानुपाती होती है नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप में से अधिकांश को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो सिंपली आप ध्यान रखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समानुपाती होती है हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी जिस एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो रहा है उसकी स्थायित्व या उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। वो कैसे, चलो समझते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 स्पीशीज बनाई है। फर्स्ट नंबर है CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH3, सेकेंड लिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट वाली CH2 डबल बॉन्ड CH2। और आपको पता है ये तीनों स्पीशीज अपने आप में क्या है, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में भी ये एल्कीन है, हाँ या ना? एल्कीन क्यों है? क्योंकि सर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ रहा है। आपको पता तो होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का मतलब पूरी श्रृंखला में, पूरे ग्रुप में कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा एल्केन होता है। यदि एक स्थिति पर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्कीन होता है। यदि ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति आए तो वो एल्काइन होता है। तो ये तीनों क्या है? एल्कीन है। और एल्कीन के लिए स्टेबिलिटी हमें पूछा गया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों में ज़्यादा स्थायी कौन सा है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्थायी है। क्या इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है? तो आप में से अधिकांश सोच रहे सर समझ में नहीं आ रहा, होगा नहीं होगा। चलो मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ, एक कैसे, मैं इसको ले रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा और विस्तृत रूप में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH H। मैंने इस कार्बन को खोला है, फिर CH यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे वापस लिखता हूँ CH H। हाँ है ना? समझ में आ रहा है? मैंने खोला। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने सेकंड स्थिति क्या पढ़ी थी? सेकंड स्थिति पढ़ी थी सिग्मा के एकांतर में पाई होना चाहिए। सिग्मा कौन सा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। यदि सिग्मा के एकांतर में पाई है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो सर देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के बगल में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा हो गया। इसके एकांतर यानी अल्टरनेट स्थिति पर पाई है। सर देखो एकांतर में है, ये कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड छोड़ो, इसके अगले बॉन्ड में
डबल बॉन्ड आ गया, है ना। इसका मतलब एकांतर स्थिति पर ये चीज है, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन होगा तो कितना होगा सर? एक बार ये कर सकता है, एक बार ये कर सकता है, एक बार ये कर सकता है, मतलब इधर वाले 3 बार करेंगे। क्या ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही? सर हो रही है। ये कार्बन है, इसके बगल में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए और इन 3 हाइड्रोजन के जो सिग्मा है उसके अल्टरनेट में पाई है, तो ये भी 3 बार करेंगे। कितनी बार? 3 बार। मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की स्थिति बन रही है 3 3 6 बार। कितनी बार? 6 बार। इसका मतलब ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है 6 बार। कितनी बार? 6 बार। अगले वाला अपना एग्जाम्पल देखें। अगला वाला यदि अपन एग्जाम्पल देखें, क्या उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है या ना? तो चलो आते देखते अपन। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन सर हो रहा है और यहाँ पे 6 बार की स्थिति बन रही है। क्या इसमें हो रहा है? चलो सर देखते, इसको थोड़ा लंबा चौड़ा लिखते। ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH फिर CH डबल बॉन्ड CH2। सेम एज स्थिति हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इसके अल्टरनेट में पाइए तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ये वाली स्थिति है भाई, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा अल्टरनेट मतलब एकांतर, एक को छोड़ के। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा एक ये है, इसको छोड़ के क्या पाई आ रहा है? सर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, लेकिन हो कितनी बार रहा है सर? इस स्पीसीज में ऑल ओवर 3 ऐसे हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं इसके साथ, बाकी तो है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की स्थिति बन रही है 3 बार। कितनी बार? 3 बार। क्या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है? सर नहीं हो रहा, क्योंकि जो पाई है इसके एकांतर में कोई सिग्मा है ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन को कोई सिग्मा है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है 0 बार। जिसमें जितना ज्यादा बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सर यहाँ 6 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 0 बार। इस कारण स्थायित्व की बात करें तो सबसे ज्यादा स्थायी होगा फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। ये इनकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अरे आया समझ में? लिखो यार। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न एल्कीनों को स्थायित्व के घटते क्रम में लिखो। हमें 3 एल्कीन दी हुई है, सिंपली बात है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। 3 एल्कीन दी हुई है, हमें इन्हें स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व के घटते क्रम में सजाना है। सबसे ज्यादा कौन सी स्थायी होगी? वो पहले आएगी, फिर कम स्थायी, फिर सबसे कम स्थायी वो पीछे आएगी। क्या आंसर जाएगा? चलो आंसर दो। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से देंगे। क्या आंसर जाएगा इसका? चलो मैं समझा रहा हूं, अधिकांश बुद्धिजीवी इसमें रॉन्ग आंसर देंगे, मुझे भरोसा। और अच्छा क्वेश्चन है, भले 2-3 तारे लगा दो। अच्छा क्यों? अधिकांश क्या करते हैं कि यार सर देखो ये तो ठीक है, इसके बगल में इतने जुड़े हुए CH3 तो ये ज्यादा स्थायी होगा, इसमें तो 2 ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ये। लेकिन इसमें फंडा क्या लगाना है? हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। हाइपर कॉन्जुगेशन वाला सिंपली बात है, यहां पर इस एल्कीन में अपने आप में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अल्टरनेट में जो कार्बन जुड़ा है उसके ऊपर हाइड्रोजन देखो, जिसके ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कर रहा है, जो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा वो स्थायी ज्यादा होगा। चलो पहले वाला अपना एग्जांपल लेते। पहले वाले एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? सीधी बात है सर, देखो ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के एकांतर में यानी एक को छोड़ के अगला जो कार्बन है उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, उसके एकांतर में एक को छोड़ो, ये कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? सर है ही नहीं, 0 है, क्योंकि 3 CH3 जुड़े हुए, यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन 0 बार होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 बार। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके एकांतर में एक को छोड़ के जो कार्बन है उस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन 1 है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन 1 बार होगा। यहाँ पर देखिए ये सर डबल बॉन्ड है, इसके एकांतर में जो कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन 2 बार होगा। और जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसका स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब सबसे तगड़ा स्थायी है 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे गलत करके आते हैं।
अरे आया समझ में? इसका एक और फंडा मैं बता दूं, एल्कीन का स्थायित्व ज्ञात करने के लिए आप ऐसा किया करो, डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सिंपली बात, डबल बॉन्ड के बगल, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है उनके बगल में, डबल बॉन्ड वाला यही कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल में कोई कार्बन नहीं है, इस डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन देखो, यहां पे कितने, 0। यहां पे आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में जो कार्बन है उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सर डबल बॉन्ड वाले ये 2 कार्बन है, इस कार्बन के बगल में कोई कार्बन है नहीं, लेकिन इस कार्बन के बगल में ये कार्बन है, लेकिन इसके पास 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, 0 हाइड्रोजन वाली। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में, इसके कार्बन के बगल में कोई कार्बन है नहीं, इसकी बात छोड़ो, इसके बगल में ये कार्बन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 0। जिसके पास ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए 3, 2, 1 आया। और आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, आया, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, निम्न एल्कीनों को स्थायित्व के घटते क्रम में लिखो। 3 एल्कीनें दी हुई है, अपने आप में साइक्लिक कंपाउंड है। सिंपली बात है, एल्कीने कैसे, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है इस कारण, और इन्हें हमें स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी के घटते क्रम में जमाना है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड से बंधित है उनके बगल वाला जो कार्बन है उसके ऊपर जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वो हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा करेंगे। सिंपली बात है, वही कॉन्सेप्ट लगाओ आप। देखो डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन, सर देखो ये डबल बॉन्ड है, एक है बंधित कार्बन, ये आपको पता होगा साइक्लिक कंपाउंड में हम ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कॉर्नर होता है वो अपने आप में कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। सर ये 2 कार्बन डबल बॉन्ड से बंधित है, और आपने सिखाया इन कार्बन के बगल में जो कार्बन है उसके ऊपर जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सर देखो इस कार्बन के बगल में तो एक ये कार्बन आ गया सीधा, और इस कार्बन के बगल में एक ये कार्बन आ गया, और बगल वाले कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सर इस कार्बन की बात करूं जो डबल बॉन्ड से बंधित है, इसके बगल में ये कार्बन है, इसके ऊपर तो 3 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 3 है। और इसके बगल में जो ये कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने हैं? सर सीधी बात है, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक इसने पूरी कर दी, एक इसने कर दी, मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। आया समझ में? अब ये कार्बन लेते हैं, मैंने क्या बताया, डबल बॉन्ड से जो बंधित कार्बन है उसके बगल वाला जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन देखने, ये कार्बन इसके बगल वाला ये कार्बन है सर, इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने? सर देखो एक वैलेंसी इसने पूरी कर दी, एक इसने कर दी, एक इसने कर दी, 3 वैलेंसी पूरी इसने कर दी इन बंदों ने, तो इसका मतलब इसके पास हाइड्रोजन 1 है। कितने हाइड्रोजन है? 1 है। अब टोटल देखो, कुछ बच्चे इसको उठा लेते, इसको नहीं उठाना, डबल बॉन्ड से बंधित कार्बन के जस्ट बगल वाला है उसको देखना, ये तो एक और दूर हो गया। अब देखो टोटल कितने हैं? सर देखो 1 ये है, 3 ये है, 2 ये है, 3 2 5 1 6, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बराबर 6 है, मतलब यहां पर 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलो पहला वाला छोड़ देते, अब दूसरे वाले के ऊपर आओ। अब इसको देखते, सर डबल बॉन्ड से बंधित 2 कार्बन है, एक ये, हाँ है ना। अब इस कार्बन की बात को, इस कार्बन के बगल में एक सर ये कार्बन है और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है। कितने? 3 है, लिख लिए। सर इस कार्बन के जस्ट बगल में एक ये भी है, इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? सर 2 वैलेंसी इन्होंने पूरी कर दी, तो 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, मतलब सर 2 हाइड्रोजन है। चलो ये 2 मैंने लिख लिए, यानी 3 ये है, 2 ये है। अब ये वाला कार्बन उठा दे, इस कार्बन के बगल में सर ये कार्बन जस्ट आ गया, और इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? सर इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है। चलो लिख लिए। अब इस कार्बन के बगल में एक ये कार्बन भी है, डायरेक्ट तो जुड़ा हुआ है ना। अब इसके ऊपर हाइड्रोजन देखते हैं, सर एक ये मैं एक कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा? सर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक इसने पूरी कर दी, एक इसने कर दी, 2 तो वो पूरी होगी, तीसरी चौथी, एक हाइड्रोजन कर दी। इसका मतलब यहां पे कितने कार्बन है? सर 2 कार्बन है।
2 3 5, 5 3 8, 8 2 10। इसका मतलब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 10 है, 10 है। कितने हैं? 10 है। आया समझ में? अब अपन इसके ऊपर आते, चलो इसको देखते। यहां पर देखिए तो सर एक ये कार्बन जो डबल बॉन्ड से बंधित है। अब इसके जस्ट बगल में देखना है सर, इसके जस्ट बगल में ये नहीं देखना, जस्ट बगल में डायरेक्ट है वो देखना है। इसके बगल में ये कार्बन है, चलो ये कार्बन लिया। इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है सर? इसने एक संयोजकता पूरी कर दी, एक इसने कर दी, एक इसने, 3 तो हो गई। इसका मतलब एक यहां पर है, बाकी कोई है ही नहीं भाई। वहां पे तो एक साइड में जुड़े हुए थे, यहाँ पे कुछ है नहीं। अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन के बगल में जस्ट ये कार्बन है और इसके ऊपर हाइड्रोजन कितने सर? 1 2 3। इन्होंने बॉन्डिंग पूरी कर दी, यानी इन्होंने 3 सिंगल बॉन्ड ने इनकी 3 संयोजकता पूरी कर दी। एक ये हाइड्रोजन करेगा, मतलब 1। इसका मतलब इस स्पीशीज में एक ये मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। अब हमें स्टेबिलिटी का यदि घटता क्रम लिखना है, स्टेबिलिटी का घटता क्रम लिखना है तो सीधी बात है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसमें सर 10 है, 10 का मतलब सबसे पहले आएगा सेकंड नंबर वाला सर, फिर इसमें 6 है, फिर आएगा फर्स्ट नंबर वाला। इसमें सर सिर्फ 2 है, फिर आएगा थर्ड नंबर वाला। अरे आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, मैं आशा कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड आया समझ में? चलो आज के लिए इतना खूब है। एक और बात बताइए, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस बिहाफ का होगा, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है। मैं लगभग आज या कल तक उसके ऊपर एक सोच विचार के ऑल ओवर पूरा एनालाइज करके एक वीडियोस बनाऊंगा। कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 2016 और 18 का जो साइंस वालों का एग्जाम पैटर्न था लगभग वैसा ही है, सिर्फ उन्होंने करंट थोड़ा बहुत जोड़ा है। और एक करंट के आधार पे आप करंट के झटके मत खाओ कि यार करंट जोड़ दिया क्या होगा, एक दो और चीजें ऐड की, अब हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होना है, डिप्रेस नहीं जाना। बायोलॉजी सेम एज है, फिजिक्स सेम एज है, केमिस्ट्री सेम एज है, राजस्थान का जो पुराना वाला जो सिलेबस था लगभग सेम एज है। एक दो पॉइंट जोड़े, वो सबके लिए जोड़े। पॉजिटिव रहो, मैं इसके ऊपर आऊंगा। कुछ बच्चे डिप्रेस में हो गए, सर क्या करें, वो कुछ नहीं होना है, पॉजिटिव रहना। बाकी होम साइंस और जियोग्राफी वालों को बताइए, आपका भी सिलेबस आ गया। एग्जाम पेपर 2 होंगे, इसमें चिंता वाली क्या बात है। एक राजस्थान जी के होगा, एक साइंस वाला होगा, और जियोग्राफी और होम साइंस के लिए एक होगा पेपर, जिसमें राजस्थान जी के और उनकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, चिंता नहीं करना, पॉजिटिव रहना। कुछ ऐसा कचरे वाला कुछ आया है नहीं भाई, पूरा सिलेबस चेंज हो गया हूं तो चिंता भी करे। ठीक है, चलो पढ़ो।